आज का दिन माहेश्वरी परिवार के लिए बड़ा ही शुभ था। आज उनके रेस्टोरेंट में माता रानी का कीर्तन होने वाला था और उसके 2 दिन बाद थी रेस्टोरेंट की ओपनिंग की मुहूर्त। हाथ में पूजा की सामग्री लेकर हड़बड़ी में रुचि रेस्टोरेंट के लिए निकल रही थी। अरे मोहन अंकल, जरा घर का ध्यान रखिएगा, मेरा एक पार्सल आने वाला है, मेरे पीछे से आए ना तो प्लीज रिसीव कर लीजिएगा। हम सब तो रेस्टोरेंट के काम में लगे पड़े हैं, आवन जावन चल रहा है। रेस्टोरेंट में आज पूजा है? आज ओपनिंग कर रहे हो बेटा? और हम लोगों को बताया तक नहीं? मतलब नहीं, ठीक ही है, अपना कॉल है आप लोगों का, पर मेरे पोते के जन्मदिन पर तो मैंने सबको बुलाया था। चलो कोई बात नहीं। रुचि और मोहन की बात सुनकर सीता अपने घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। गोमती भाभी के रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और हमें बोला भी नहीं गया। अरे भाई, पूजा में तो बुला लेते, कौन सा हम वहाँ आकर कुछ खाना मांग रहे थे। माँ की चौकी है तो 2 प्रसाद ले लेते। मन दुखी कर दिया बहू तेरी सास ने तो। जब तक तेरी दादी सास जिंदा थी समाज को लेकर चल रहा था माहेश्वरी परिवार, पर अब क्या ही कहे। इस बात का क्लैरिफिकेशन मैं बाद में दे दूंगी, मुझे बड़ी देरी हो रही है आंटी जी, बाय। लोग तो चाहेंगे कि मुझे देरी हो जाए, पर मुझे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना, अपने काम को प्रेफरेंस देनी है। अपने मोहल्ले में सभी को बेचैन करके रुचि अपने नए रेस्टोरेंट की पूजा में पहुंच जाती है। माता की चौकी बड़ी अच्छी होगी, जितने कम लोग होते हैं उतने अच्छे से पूजा होती है, वरना सब एक दूसरे के कपड़े देखते रहते हैं। आधा से ज्यादा लोग तो रील बनाने में लगे रहते हैं, पूजा में ध्यान ही नहीं देता कोई। पर पापा जी, अब सोसाइटी में सभी को प्रसाद भी तो बांटना होगा ना। कल का पूरा दिन तो प्रसाद वितरण में चला जाएगा और परसों फिर ओपनिंग, बहुत काम है। पूजा की विधि पूरी करने के बाद पूरा माहेश्वरी परिवार जैसे ही अपनी सोसाइटी में लौटता है, वहां लोगों के सूजे हुए चेहरे उनका स्वागत करते हैं। और क्या खबर है मजनू? अगर कोई हमें पूछेगा नहीं तो हमारी रोजी रोटी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी भैया। कोई तुझे पूछेगा नहीं तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी? ये कैसे बात बोल रहा है तू? आप लोगों ने अपने रेस्टोरेंट में माता जी का कीर्तन करवाया, आज ओपनिंग भी हो गई, पर यह नहीं हुआ कि सोसाइटी में किसी को बोल दे। अरे सोसाइटी वाले तो जलते होंगे, पर मुझसे तो रोज पान खाते थे आप, और मुझे भी नहीं पता। अरे पर किसने कह दिया तुझसे कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो गई है? आज सिर्फ माता का कीर्तन हुआ था। ये मम्मी के बनारस वाले पंडित जी है ना, उन्होंने कहा कि कीर्तन के बाद एक दिन रेस्टोरेंट को खुला छोड़ना है, ओपनिंग साथ नहीं होगी। पूजा के बाद घर का कोई एक मेंबर रात को रेस्टोरेंट में रुकेगा और फिर परसों होगी ओपनिंग। अरे आप सबको बिना बताए हम कैसे ओपनिंग कर सकते थे, बताइए। वैसे ये गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैला कौन रहा है? पान वाला रुचि की ओर देखने लगता है और वो नजर चुराकर आगे बढ़ जाती है, हर जगह एक नई प्रॉब्लम शुरू करके। अगली सुबह सभी को प्रसाद बांटने के लिए डब्बे पैक हो जाते हैं। 10-10 फ्लैट करके मैंने काम बांट दिया है। सब एक लिस्ट उठा लो और उस लिस्ट में जो जो फ्लैट है वहां जाकर माँ का प्रसाद दे दो, और कल आने के लिए इनविटेशन भी। और रुचि तो खास करके आधी पौनी बात किसी को मत कहना। सबके साथ ऐसा व्यवहार रखना जैसे घर की बात है। जैसे सोसाइटी वाले हमसे नाराज हुए पड़े हैं, तूने अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना तो कल ओपनिंग में कोई नहीं आएगा। अरे ठीक है ना मम्मी जी, आप भी ना एक ही बात पकड़ लेती हूँ, मुझे पता है क्या करना है। मैं ए विंग में जा रही हूँ। सभी एक एक विंग में प्रसाद बांटने के लिए निकल जाते हैं। मम्मी जी को लगता है मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती, अब उन्हें दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा इनवाइट करूंगी सभी को कि उन्हें लगेगा कि ये रेस्टोरेंट हमारा नहीं बल्कि उनका ही है। रुचि बेल बजाती है, दरवाजा खुलता है और वो अंदर आती है। गलती तो हो गई है आंटी जी, आप बड़ी हैं, हमें बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। कल हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और पूरे परिवार के साथ आना है, और हाँ याद रहे कुछ भी खाकर नहीं आना। अब अगर खाकर आ ही जाएंगी तो हमारे रेस्टोरेंट का खाना कैसे चखेंगी आप? तो फिर 20% डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं रुचि? अरे कहाँ 20% पर रुकी हुई आप आंटी जी, 50% डिस्काउंट मेरा वादा है। और अगली सुबह माहेश्वरी फूड्स रेस्टोरेंट की एक दमदार ओपनिंग होती है। रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ लगी थी मानो अंदर सारा खाना फ्री में ही मिलने वाला हो। चाउमीन मंचूरियन तो सच में काफी स्वादिष्ट चला है आप लोगों ने। मतलब आपको सिर्फ चाउमीन और मंचूरियन ही मिला अभी तक? अरे बेटा, ओपनिंग है, आते जाते हर तीसरा आदमी अंदर आ जाता है, ऐसे में चाउमीन मंचूरियन बहुत है। थोड़ी सी चाउमीन और मंचूरियन दे दो ना। क्या आंटी जी, आपको बस थोड़ी सी चाउमीन और सिर्फ 2 मंचूरियन मिला है? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चेक करती हूँ अंदर जाकर, शेफ से अभी बात करती हूँ। अरे भाई आप लोग मोहल्ले के हैं, मतलब कि अपने हैं। रुचि किचन में जाती है और शेफ को ऑर्डर देती है, बाहर सभी के लिए छोले कुलचे भिजवाइए, उसके बाद एक एक कॉफी। पर भैया जी ने तो सिर्फ चाउमीन और मंचूरियन के लिए कहा था,
और बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक जा ही रही है किचन से। आज पहला दिन है भाभी, आपको पता नहीं, जब ऑर्डर करने की बात आएगी तो लोग 1 कप कॉफी ऑर्डर करेंगे और बाकी चीजें मुफ्त में खाकर चले जाएंगे। तो फिर और क्यों खिलाना, सभी को डब्बे भी तो दे रहे हैं ना आप समोसे कचौरियों के। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या बहस कर रहे हो? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, हमारे ग्राहक खुश होने चाहिए। शेफ का क्या जा रहा था, उसे ऑर्डर मिला और बस उसने छोले कुलचे तैयार करने शुरू कर दिए। मंचूरियन के साथ साथ छोले कुलचे सभी के प्लेट में देखकर सुभाष खुश हो जाता है। मुझे नहीं लगा था कि लोग छोले कुलचे इतना पसंद करेंगे। ऐसे में तो ज्यादातर लोग रनिंग आइटम प्रेफर करते हैं, या तो कोई सब्जी ऑर्डर करते हैं या फिर मोमोज वगैरह। पर यहाँ तो एक के बाद एक 300 रुपए के छोले कुलचे ऑर्डर हुए जा रहे हैं। सही है, प्लेट गिनते रहना भाई। सुभाष की नजर सभी टेबल पर थी। तभी एक कस्टमर अपनी प्लेट से खाना खाने के बाद सीधा बाहर निकलने लगता है। और खाना सही था ना सर? जी बहुत सही था। ऊपर से ओपनिंग में आप सभी को छोले कुलचे खिला रहे हैं, अब क्या चाहिए। पेट इतना भर गया है कि कुछ ऑर्डर करूं भी तो क्या। चलिए अब कल से समझ लीजिए यहाँ हमारा रोज का आना जाना होगा। सुभाष और शुभम का चेहरा देखने लायक था। उस कस्टमर के जाते ही दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। अब मुझ पर क्यों चिल्ला रहे पापा, सिर्फ चाउमीन और मंचूरियन ही फ्री में खिलानी है। मैंने बोला है किचन में, जाकर उस आदमी को धरिए ना, वो आपको गधा बनाकर गया और कुछ नहीं। तभी एक के बाद एक छोले कुलचे खाने के बाद लोग उठकर बाहर जाने लगते थे, जिसे देखकर सुभाष भागते हुए किचन में जाता है। तो मैं क्या करूं, भाभी जी ने तो इसके बाद पनीर चिल्ली ड्राई भी बाहर चलाने को बोला है। वो देखिए 10 प्लेट तैयार है, वेटर ले जा रहा है। क्या ये बहू बावली हो गई है क्या? पहले दिन ही नुकसान करवाएगी हमारा। रात को रेस्टोरेंट की क्लोजिंग के बाद सभी घर पहुंचते हैं। चलिए अब कुछ खा लीजिए आप। अब क्या खाए, सबको इतना खिलाने के बाद तो दाल रोटी की भी सोचनी पड़ेगी। ऐसा क्या हुआ शुभम, ये पापा क्या बोल रहे हैं? आप ही ने कहा था ना मम्मी जी, तुम आधी अधूरी बातें करती हो, किसी से ठीक से व्यवहार नहीं है तुम्हारा, इसी कारण पूरे मोहल्ले का चेहरा सूझा हुआ है। इसलिए मैंने सबको ऐसे इनवाइट किया था जैसे माहेश्वरी फूड हमारा नहीं उनका ही है, तो उस हिसाब से खातिर तो करनी पड़ेगी ना। पापा जी ने चाउमीन मंचूरियन खिलाने को बोला था, अब उतने में किसका पेट भरता है, तो मैंने 2-4 डिशेस और चलवा दिए। हे भगवान, तो कब समझेगी बहू, जब करती है कब आड़ाई मचता है। तो घर संभालती है, घर ही संभाल, रेस्टोरेंट को अपने पापा और पति के हाथ में ही रहने दे, नहीं तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। ठीक है, आपको तो मेरा कुछ भी पसंद ही नहीं है। दिन बीत रहे थे, रेस्टोरेंट धीरे धीरे चल रहा था। एक रात शुभम पनीर की सब्जी लेकर घर लौटता है। रेस्टोरेंट से सब्जी ले आए? मैंने तो खाना बनाकर रखा था, मम्मी पापा को खिला भी दिया है। आपको आने में इतनी देर हो गई, सब ठीक तो है? तुम सब्जी और 2 रोटी कमरे में ले आओ, फिर बताता हूँ। 2 नहीं 5, मैंने भी खाना कहाँ खाया है। रुचि पनीर की सब्जी के साथ रोटियां लेकर कमरे में जाती है। जो सोचकर रेस्टोरेंट खोला था, बिक्री वैसे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। रुचि दिन भर में कभी 1 कस्टमर, कभी 2 कस्टमर। मेरा तो मन खराब हो गया, सच बता रहा हूँ। क्या करे, शेफ चेंज करे क्या? अरे शेफ को क्यों चेंज करना है? अरे ये बिल्कुल वही रेसिपी है जो मैंने बताई थी, वो सबको समझकर अच्छे से खाना बनाना है। अब कस्टमर तक टेस्ट पहुंच ही नहीं रहा तो उसमें शेफ की क्या गलती है? नई नई दुकान है, तुम फिक्र मत करो, देखना सब अच्छा होगा। रुचि शुभम को हिम्मत देती है और दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह रुचि अपनी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो भेजती है। हेलो गाइस, तुम सब तो जानते हो मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है, तो अगर खाने पर चर्चा करनी है तो दोपहर को मेरे घर पहुंच जाओ, पार्टी मेरी तरफ से। रुचि के ये कहने की देर थी कि उसकी सारी सहेलियां 1-2 नहीं, टोटल 15 सहेलियां उसके घर पहुंच जाती है। रुचि अपने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है। इतना बड़ा ऑर्डर? मॉर्निंग के बाद का सबसे बड़ा ऑर्डर है। लगता है कम से कम 15-20 लोगों के हिसाब से खाना मंगवाया गया है। और वो भी फ्री में, क्योंकि खाना आपके ही घर जा रहा है सर। रुचि मैम ने खाना ऑर्डर किया है। क्या? ठीक है, जाओ। पास्ता से लेकर चाउमीन तक, फ्रेंच फ्राई से लेकर बर्गर तक सब कुछ मंगवा लिया इस लड़की ने। रेस्टोरेंट में आने से मना किया तो ये घर पर मंगवा रही है, पर इतना खाना वो अकेले खाएगी कैसे? ओह भाई साहब, आई कांट बिलीव दिस। रेस्टोरेंट से आया खाना इतना फ्रेश कैसे हो सकता है? ऊपर से टेस्ट तो देखो भाई साहब, तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले 1 हफ्ते से मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और
और अब तुम देख रही हो इतनी देर में पूरे 1 प्लेट फ्राइड राइस खा चुकी है प्रीति। ऐसी पार्टी ना तू हर हफ्ते दिया कर बहन, कसम से जिंदगी गुलजार हो जाएगी। अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी गोमती की नजर बाहर ही थी और फाइनली वो इस ड्रामे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहू जरा कमरे में आना तो। मम्मी जी बुला रही है, मैं अभी आती हूँ, वरना नाराज हो जाएंगी ना। रुचि अपनी सास के कमरे में जाती है। आपको कुछ लाकर दूं क्या मम्मी जी? हवा दे दे बहू, क्योंकि अब हमें उसी के सहारे जीना पड़ेगा ना। कुछ दिन में तो हम रोड पर आ जाएंगे। हे भगवान, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है मम्मी जी। हम रोड पर नहीं, हम अपने घर पर ही हैं। अरे कब तक रहेंगे घर में? पूरे 25 लाख रुपए लगे हैं रेस्टोरेंट को बनाने में, और तू है कि अपनी सहेलियों को बुलाकर फ्री में उन्हें रेस्टोरेंट का खाना खिला रही है। अरे भाई बुलाना ही था तो घर पर कुछ बना लेती, पर तू तो बावली हो गई है। पता नहीं क्या करके मानेगी। अभी क्या अभी अपनी सहेलियों को बाहर भेज, और ये दोबारा इस घर में दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोमती नाराज हो चुकी थी, इतना ज्यादा नाराज कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। रुचि फौरन बाहर जाती है और बचे हुए खाने को डब्बे में पैक करके अपने सहेलियों को देकर विदा कर देती है। घर में बुलाकर खिलाया भी और डिब्बा भी दिया। मानना पड़ेगा रुचि को, प्रमोशन का अच्छा तरीका निकाला है। इसके रेस्टोरेंट की फ्राइड राइस और दम आलू का टेस्ट ऐसे जबान पर चढ़ा है मेरे, अब तो मैं बिना इसके रेस्टोरेंट जाए रह ही नहीं पाऊंगी। गोमती को लगता है कि उसने अपनी बहू को अच्छा खासा डांट लिया है, अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। पर रुचि इस चीज को दोहराती तो है, पर अलग तरीके से। वो सोसाइटी के फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज करती है। हेलो सहेलियों, मुझे पता है घर के कामों के चक्कर में इस बार हम फ्रेंडशिप डे नहीं मना पाए, पर कोई बात नहीं, फ्रेंड्स तो यही है, जिस दिन टाइम मिला उसी दिन फ्रेंडशिप डे। आज शाम को तुम सबकी सब मेरे घर आ जाना, आज मेरे घर पर मेरी तरफ से पार्टी है। बेबी कॉर्न चिल्ली से लेकर पनीर पकौड़े, प्याज के पकौड़े से लेकर मिक्स वेज की सब्जी तक रेस्टोरेंट से चुन चुनकर डिशेस मंगवाकर रुचि डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। मम्मी जी तो गई हुई है कीर्तन में, जब तक वो आएंगी तब तक मैं सभी को रेस्टोरेंट का खाना खिला भी दूंगी। और इसी तरह ये सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक चलता है। रुचि कभी अपने मायके के पास के लोगों को अपने घर पर खाने बुला लेती, तो कभी राह चलते 2 मिनट पहले मिले लोगों को भी। मानना पड़ेगा, सब्जी मंडी में मिले थे हम, आपके धनिया पत्ते के 10 रुपये क्या दे दिए मैंने। आपने मुझे घर पर बुलाकर रेस्टोरेंट का इतना अच्छा खाना खिलाया, कसम से इतना मिलनसार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वो औरत जैसे ही घर से निकलती है, गोमती सुभाष और शुभम को फोन करके घर पर बुला लेती है। एक तो दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहे, ऊपर से आप है कि दुकान में फोन करके हमें घर बुला रही है, क्या बात हो गई? ऐसे वक्त बेवक्त हम रेस्टोरेंट छोड़कर बाहर आते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि माहेश्वरी फूड काउंटर बंद हो गया है। रसोई में जाकर बर्तन देखिए, इतने तो यहाँ किसी रेस्टोरेंट में लोग नहीं आते होंगे जितना आपकी बहू रोज रोज लोगों को घर पर बुलाकर खिला रही है। अरे भाई रेस्टोरेंट खोला है हमने, कोई मुफ्त का भोजनालय नहीं। सरकार भी 5 रुपए लेकर दाल चावल देती है, और यहाँ देखो राह चलते लोगों को बहू घर पर बुलाकर खाना खिला रही है। रुचि, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें भी लगता है ना मैं गलत कर रही हूँ? सही बात है, पर गलत तो तुमने किया है मुझसे शादी करके। इस घर में कुछ भी करने की कोशिश करूं मैं, सब उल्टा ही पड़ जाता है। तुमने कहा था ना कस्टमर नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा इस तरह क्यों ना हम लोगों तक हमारे रेस्टोरेंट का टेस्ट पहुंचा दे। तरीका बहुत गलत चुन लिया तुमने, और मम्मी आपको हर बात पर इस तरह रुचि पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हो जाती है गलती। यहाँ तो लोग बिजनेस पे करोड़ों रुपए लगाकर नुकसान झेल लेते, अगर हमारे किस्मत में नहीं होगा रेस्टोरेंट का चलाना तो वो नहीं चलेगा। शुभम अपने कमरे में आता है, उसकी आंखें भीग चुकी थी, जिसे देखकर रुचिका रोने लगती है। मैंने सच में सोचा था इस तरह सब अच्छा हो जाएगा, मेरी गलती के कारण सबका मुंह सूज गया था ना, मैं सब कुछ ठीक करना चाह रही थी और कुछ नहीं। मुझे लगा मेरी नाराजगी से अगर लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट को बॉयकॉट कर दिया तो, इसलिए बस मैं सबको खुश कर रही थी। शुभम, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ रुचि, एक्चुअली तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हारी कोई इंसल्ट करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गलती तो तुमसे हो गई है, पर इस गलती को हमारे रेस्टोरेंट के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन बना कर रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, दुकान से 2 वेटर भी ले लेता हूँ। और अगली सुबह से शुभम रुचिका और अपने रेस्टोरेंट के 2 वेटर्स के साथ उन सभी औरतों के घर पर पहुंचता है, जिन सबको रुचि ने अपने घर पर बुलाकर मुफ्त में खाना खिलाया था। आपने तो मैम हमारे रेस्टोरेंट का खाना चखा है, तो बताइए कुछ कमी लगी आपको? नितिन, कैमरा ऑन रखना। यस सर, रोलिंग।
सच बताऊं तो आपके रेस्टोरेंट के खाने की तो मैं दीवानी हो गई हूँ। घर पर इतना कुछ खिलाने के बाद रुचि ने डब्बा भी पैक करके दिया, और उस डब्बे का खाना जो मेरे हस्बैंड ने खाया, ओह माय गॉड, उसके बाद तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं तो माहेश्वरी फूड काउंटर जाकर ही रहूंगा। पर मैंने कह दिया कि अब अगले हफ्ते फिर से रुचि घर पर बुलाने वाली है, तो थोड़ा कंट्रोल कर लो। ऐसे ही शुभम एक के बाद एक सारे कस्टमर के घर जाकर उनकी रिस्पांस का वीडियो बना रहा था। खाना तो वाकई हमारा बहुत अच्छा है, जिसे देखो हर तीसरा आदमी तारीफ कर रहा है, वरना कैमरा के सामने लोग जल्दी आना भी नहीं चाहते। एक गलती हो गई रुचि तुमसे, तुमने इन सबको मुफ्त में खाना खिला दिया, पर कोई बात नहीं, अब इस मुफ्त के चैप्टर को तुम ही बंद करोगी। सब इंतजार कर रहे हैं अगले हफ्ते का कि कब तुम फिर से फ्री में बुलाकर घर पर खिलाओगी उन्हें। पर जब तुम इन्हें नहीं बुलाओगी और उनकी क्रेविंग सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, तब ये खुद रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाएंगे। और शुभम अपने कस्टमर्स के रिस्पांस के रील बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना शुरू कर देता है विद द कैप्शन कि जो भी हमारे पेज को फॉलो करके आगे आएगा उन कस्टमर को 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में अगर डिलीवरी जा रही है तो उस पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बस फिर क्या था, यहाँ रुचि मुफ्त की पार्टी बंद करती है, वहां माहेश्वरी फूड के बाहर लाइन लग जाती है ग्राहकों की। ये लोग हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। बिल्कुल पापा, सभी की जुबान पर हमारे रेस्टोरेंट का स्वाद चढ़ चुका है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू के कारण। अंदर के सारे टेबल बुक है, इसलिए सब बाहर खड़े हैं। एक कस्टमर उठता है तो दूसरा पहले ही नंबर लगाकर खड़ा होता है। और इस तरह माहेश्वरी फूड चल पड़ता है। सुबह के 9 बज चुके थे। पूरे मोहल्ले में लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे। किसी की दुकान खुल चुकी थी, कोई खेत जा रहा था, कोई फैक्ट्री की बस पकड़ रहा था। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां अभी तक दिन शुरू ही नहीं हुआ था। राजा, ओ राजा, कितनी देर सोएगा, अब उठ भी जा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मां गुस्से में कमरे के अंदर गई। राजा चारपाई पर हाथ सिर के पीछे रखे आराम से सो रहा था। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे करोड़ों का बिजनेस करके लौटा हो। अरे उठ जा, 9 बज गए। राजा आंख बंद किए ही बोला। इतनी जल्दी किस बात की है माँ, बड़े लोग आराम से ही उठते हैं। अरे बड़े लोग रात भर मेहनत भी करते हैं, तब लेट उठते हैं। तू तो दिन भर चारपाई तोड़ता है। मेहनत दिमाग से होती है, और मैं दिमाग लगा रहा हूँ माँ। किस बात का दिमाग लगा रहा है? अलसीपन में मेडल लाना है तुझे? अपनी किस्मत बदलने के लिए प्लान बना रहा हूँ माँ। अरे किस्मत बदलने से पहले बनियान बदल दे, 3 दिन से वही पहन रखी है, आया बड़ा। राजा मुस्कुराते हुए उठ बैठा। उसने आईने में खुद को देखा और बाल संवारने लगा। मत सच बता, मैं देखने में किसी करोड़पति से कम लगता हूँ क्या? देखने से कोई करोड़पति नहीं बन जाता बेटा। नींद खुल गई हो तो जरा हाथ पैर हिला लो। आधा खेल तो पर्सनालिटी का होता है माँ। इतने में बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। पड़ोस का रमेश नई बाइक लेकर निकला। पूरे मोहल्ले के लोग उसे बधाई दे रहे थे। राजा दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। देख लेना माँ, अगले साल इससे भी बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगा मैं। पिछले साल भी यही कहा था बेटा जी, बस ख्याली पुलाव पकाते रहो। अरे तब टाइम खराब था, ग्रह खराब थे, अब की बात करना। और इस साल लोग खराब है, मेरी काबिलियत पहचान नहीं रहे, मैं क्या करूं? अरे पहले काबिलियत पैदा तो करो। मां अंदर चली गई। राजा बरामदे में बैठकर हवा खाने लगा। तभी उसका दोस्त पप्पू वहां आ गया। चल चल, फैक्ट्री में भर्ती निकली है, 10 लड़के रख रहे हैं। मैं फैक्ट्री में काम करूंगा? मेरी शक्ल देखी तूने? तू क्या करेगा? भाई मैं नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं लोगों को नौकरी दूंगा, नौकर चाकर होंगे मेरे आगे पीछे। अरे पहले खुद की चाय के पैसे तो कमा ले, रोज टपरी पर उधारी चलाता है। हर बड़ा आदमी शुरुआत में ऐसा ही लगता है पप्पू, एक दिन अपना भी समय आएगा। पप्पू चला गया। राजा ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो फिर आसमान की तरफ देखने लगा जैसे कोई हेलीकॉप्टर उसे लेने आने वाला हो। उसी समय माँ ने आकर उसके सामने एक लिफाफा रख दिया। ये क्या है? बिजली का बिल। अरे बोल दो ना, दे देंगे खाते कमाते। बिजली विभाग तेरे पिताश्री का नहीं है, बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। शाम को राजा हमेशा की तरह गांव की चाय की दुकान पर पहुंच गया। वहां बैठे लोग राजनीति से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर चर्चा कर रहे थे। राजा ने कुर्सी खींची और पूरे रौब से बैठ गया। चाय लिख देना खाते में, पहले पुराना हिसाब चुका दे। बड़े लोगों का हिसाब नहीं पूछा जाता। तू चिंता मत कर बेटा, एक दिन रेस्टोरेंट खुलवाऊंगा तेरा।
5 की चाय अपनी जेब से नहीं पी सकते और मेरा रेस्टोरेंट खुलवाएंगे। दुकान पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। राजा को आदत थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो उसे भी अपनी महानता की निशानी समझता था। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। तेरी माँ मिली थी, बेचारी कितनी परेशान रहती है, तेरी शादी को लेकर कितने अरमान है उसके, और तूने कमाए 1 रुपया कमा कर नहीं लाता। शादी हो जाएगी चाचा, क्यों परेशान हो आप लोग, मेरे लिए तो लाइन लगेगी लड़कियों की। अरे कौन करेगा बेरोजगार लड़के से शादी, यह गली में जो झाड़ू मारने आती है ना, वो भी तेरे जैसों को मुंह ना लगाए। सभी फिर हंस पड़े, लेकिन इस बार राजा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। रात को खाना खाते समय माँ चुप थी। क्या हुआ, शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? आज एक रिश्ता आया था, भले घर का रिश्ता था। उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, सच बोल दिया कि निकम्मा है 1 नंबर का। अरे मेरी तस्वीर भेज देती, लड़की लट्टू होकर भागी भागी आती। उन्होंने 4 बातें सुनाकर रिश्ते के लिए मेरे मुंह पर मना कर दिया। बड़ी बेइज्जती सह कर आई हूं। पहली बार राजा भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। देख बेटा, अगर तू मुझसे जरा सा भी प्यार करता है ना, तो अब मेरी बात को टालेगा नहीं। देख, मैं तेरे बड़े बड़े सपनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी पहली सीढ़ी पर पांव तो रखना पड़ता है ना। बस अब तेरी पहली सीढ़ी चढ़ने का समय आ गया बेटा। अगली सुबह माँ सीधे बाजार पहुंची। वहां उसकी पुराने परिचित गोपाल की कपड़ों की दुकान थी। राजा की माँ की विनती करने पर गोपाल भाई राजा को अपनी दुकान पर काम पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ का दिल रखने के लिए पिछले 1 महीने से राजा लेट लतीफ होकर दुकान पर जाने लगा था। लड़की वालों को मैंने कहा है कि तू गोपाल साड़ी भंडार का मालिक है, अगर उन्हें लगे कि तेरी अपनी दुकान है तो बात बन जाएगी। अच्छा, और शादी के बाद क्या सेठ ये दुकान मुझे तोहफे में देगा? अरे हाथ पगले, सब सोच लिया मैंने। हाँ, थोड़ा धक्का लगेगा उसे, लेकिन शादी के बाद कौन बहू मायके लौट जाती है। औरत को अपना घर चलाने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। धीरे धीरे सब संभल जाएगा। ये सही शॉर्टकट है, आसानी से सब सेट हो जाएगा। लेकिन एक बात बता, अगर वो लड़की वाले दुकान पर आ गए तो? देखते हैं, उसका भी इंतजाम करते हैं। वो लोग बोले शनिवार को तेरी दुकान देखने आएंगे, तो तू उन्हें दोपहर का समय देना जब सेठ खाना खाने जाता है, और उसी समय सब तय कर लेना। राजा की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार लगा कि बिना मेहनत किए उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। 3 दिन बाद गोपाल की कपड़ों की दुकान पर लड़की वालों के आने का समय तय हो गया। सुबह से ही राजा आईने के सामने खड़ा कभी शर्ट बदल रहा था, कभी बाल बना रहा था। अरे बेटा, कपड़े बदलने से मालिक नहीं लगोगे, मालिक की तरफ बात भी करनी पड़ेगी। अरे माँ, तू बस देखती जा, आज ऐसा अभिनय करूंगा कि असली मालिक भी मुझे मालिक मान लेगा। तुझे तो पता ही है, तेरा बेटा पैदा ही मालिक बनने के लिए हुआ है। दोपहर होते ही गोपाल दुकान से बाहर निकल गया। सुन, मैं 1 घंटे बाद लौटूंगा, किसी ग्राहक से ज्यादा बहस मत करना और किसी को उधार मत देना। आप निश्चिंत रहिए, अब ये दुकान मेरी जिम्मेदारी है। राजा मालिक वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने कैलकुलेटर, बिल बुक और चाय का कप रख लिया। बार बार कुर्सी पर बैठने का अंदाज बदल रहा था ताकि ज्यादा रौबदार लगे। तभी नेहा अपने माता पिता के साथ दुकान में दाखिल हुई। राजा तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, ये आपका इंतजार ही कर रहा था। दुकान तो बहुत अच्छी है, काफी बड़ी लग रही है। मेहनत का फल है अंकल जी, भगवान की कृपा रही तो जल्द दूसरी शाखा भी खोल लूंगा। ये सुनकर पास खड़ा सेल्समैन खांसने लगा ताकि हंसी छिपा सके। सुन, तू जाकर थोड़ा ठंडा लेकर आ, और सुन, अपने लिए भी कुछ चाय पानी ले लेना। आज खुशी का दिन है। आपको कपड़ों का शौक बचपन से था? मुझे बिजनेस का शौक बचपन से था, कपड़े तो बस शुरुआत है, आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। नेहा प्रभावित होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसी समय ग्राहक आया। भैया, ये पैंट बदलनी है, कल ही खरीदी थी। बिल्कुल, आप बैठिए। सुन धीरज, ये पैंट बदल दे जरा। सेल्समैन धीरे से उसके पास आया। सर, ये हमारी दुकान की नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? मैं देखना चाहता था मेरे कर्मचारी कितने सतर्क है। अच्छा काम कर रहे हो, जल्दी तरक्की होगी तुम्हारी। नेहा के पिता ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कुछ देर बाद एक सप्लायर पैसे लेने आ गया। दुकान का एक लड़का तुरंत सप्लायर को बाहर ले गया और धीरे से बोला, सर वो सप्लायर आया है, भेज दो आपके पास? अब नहीं, बोल दो आज कि मैं बिजी हूँ, कल आए।
अरे नहीं बेटा, आप अपने काम का नुकसान मत करो, हम लोग चलते, आप काम देखो। इतना कहकर नेहा और उसके परिवार वाले घर लौट गए। शाम को ही रिश्ता पक्का हो गया। माँ ने भगवान के सामने दीपक जलाया। हे भगवान, अब आगे की लाज भी रखना, बस एक बार वो दुल्हन बनकर आ जाए, फिर तो साक्षात लक्ष्मी वास करेगी मेरे घर में। देखा माँ, मैंने कहा था ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता कैसा है इससे क्या फर्क पड़ता है, बस मंजिल मिलनी चाहिए। और आज के समय में ऐसा कौन है जो थोड़ा बहुत झूठ और बेईमानी ना कर रहा हो। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। पूरे गांव में चर्चा थी कि राजा जैसे बेरोजगार को कैसे इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की शादी के लिए मिल गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। नेहा सुबह जल्दी उठती, घर संभालती, राजा के लिए टिफिन तैयार रखती। सुनिए ना, जल्दी उठिए, आपको दुकान खोलनी होगी ना, मैंने खाना रख दिया है, देर मत कीजिए। अरे अपनी दुकान है, वहाँ कौन टाइम पूछने वाला बैठा है, थोड़ी देर सोने दो ना। अपनी दुकान पर तो हमेशा समय पर ही जाना चाहिए। जब मालिक समय से नहीं जाएगा तो नौकर तो मनमानी करेंगे ही। मेरे कर्मचारी मुझे देखकर ही काम करने लगते हैं, सब ईमानदार है। राजा रोज घर से आराम से निकलता। पहले चाय की दुकान पर 2 घंटे बैठता, फिर पार्क में घूमता और आखिर में दुकान पहुंचता। बल्कि जब से शादी हुई थी, अब तो राजा की दुकान पर जाने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी, क्योंकि लगातार 2 महीने से दुकान पर काम करते करते वो उकता चुका था। एक दिन दोपहर के 12 बजे वो दुकान पहुंचा। गोपाल गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। ये आने का समय है, दुकान को क्या तू अपने पिताजी की जागीर समझ रहा है? अरे सेठ जी, माँ ने कहा था इस दुकान को अपनी दुकान समझना। समझने और होने में फर्क होता है। आया बड़ा दुकान का मालिक बनने वाला, पिछले 2 महीने में 10 दिन भी समय से काम पर नहीं आया तू, ये बनेंगे मालिक। गोपाल हर रोज राजा को टोकते टोकते थक चुका था। कभी वो बिना बताए छुट्टी मार देता, कभी दुकान पर मोबाइल चलाता रहता, तो कभी ग्राहकों से बहस कर बैठता। आखिर एक दिन गोपाल का सब्र टूट गया। बस बहुत हो गया, आज के बाद दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। तेरा जो भी हिसाब बनता है तेरी माँ के हाथों भिजवा दूंगा, लेकिन अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे आज के बाद। अबे तू क्या निकालेगा? मैं खुद तेरी दुकान की 2 टके की नौकरी को लात मारता हूँ। तुझे क्या लगता है ये ग्राहक तेरी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते थे? अरे मेरे जैसे हैंडसम लौंडे को देखकर मक्खी की तरह खींची चली आती थी लड़कियां। अब देख लेना, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा तेरी दुकान। राजा बिना किसी चिंता के दुकान से बाहर निकल आया। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी किस्मत किसी भी दिन पलट जाएगी, लेकिन अब असली परेशानी घर पर उसका इंतजार कर रही थी। आज दुकान से जल्दी आ गए? वो आज स्टाफ संभाल रहा है, मैंने सोचा अपनी डार्लिंग के हाथ से चाय पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है। अगले दिन, आज भी जल्दी? क्या बात है, दुकान चल नहीं रही क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है, एक सप्लायर के साथ मीटिंग थी, तो मीटिंग खत्म करके मैं सीधा घर ही आ गया, थोड़ी थकान हो गई थी। शादी को लगभग 1.5 महीना हो चुका था। शुरुआत में नेहा ने राजा की हर बात पर भरोसा किया, लेकिन अब उसके बहानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कभी कहता सप्लायर से मिलने गया था, कभी कहता मार्केट का काम था, कभी कहता दुकान स्टाफ के भरोसे छोड़ दी। उस दिन नेहा अपनी 2 सहेलियों के साथ बाजार आई थी। तीनों बात करते हुए कपड़ों की दुकान की तरफ बढ़ रही थी कि सड़क किनारे बनी चाय की टपरी पर उसकी नजर पड़ गई। राजा 4 दोस्तों के साथ हंस हंसकर गप्पे मार रहा था। सामने आधी पी हुई चाय रखी थी और हाथ में ताश के पत्ते थे। नेहा एकदम रुक गई। क्या हुआ? वो सामने मेरे पति हैं। नेहा को देखकर भी राजा की नजर उस पर नहीं पड़ी। वो पूरे जोश में अपनी शेखियां बघार रहा था। अरे वो सेठ खुद को बड़ा अंबानी समझ रहा था, बोला टाइम पर नहीं आया तो नौकरी से निकाल दूंगा। अरे मैंने भी कह दिया, तुम क्या निकालोगे, मैं खुद लात मारता हूँ। देख लेना, एक दिन मेरी 5 दुकानें होंगी, फिर सेठ को नौकरी पर रखूंगा। पहले एक दुकान तो संभाल ले, तुझसे तो दुकान पर बैठकर सामान तक न बेचा गया, ऐसा कैसे बनेगा मालिक? अरे बड़े लोग छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाते, बड़ा सोचते हैं। नेहा धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे तुम यहाँ? मुझे भी यही पूछना है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान पर नहीं होना चाहिए था? राजा एक पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे एक व्यापारी से मीटिंग थी, वो आने में थोड़ा लेट हो गया, तो सोचा पहले चाय पी लो। अच्छा तो चलिए, मैं भी आपकी दुकान तक चलती हूँ। काफी दिन से आई नहीं हूँ दुकान पर, हिसाब किताब भी देख लूंगी। अब राजा की सांस अटक गई। अरे रहने दो, वहां बहुत काम है, तुम बोर हो जाओगी, तुम जाओ, जाकर घूम कर आओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं मालिक की पत्नी हूँ, मुझे भी तो देखना चाहिए दुकान कैसे चलती है। राजा जितना मना करता, नेहा उतनी ही जिद करती गई। आखिर दोनों दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान पहुंचती राजा के कदम रुक गए।
अंदर गोपाल एक ग्राहक का बिल बना रहा था। गोपाल ने राजा को देखा तो भड़क उठा। फिर आ गया तू? नेहा ने शांति से दोनों की तरफ देखा। राजा आंखों से गोपाल को चुप रहने का इशारा करने लगा। वो मैं बस ऐसे ही। आज आप खाना खाने नहीं गए? अब यहाँ क्या लेना है? तुझे क्या दुकान में डाका पड़वाना है जो मेरे आने जाने पर पहरा लगा है? नौकरी छोड़े 1 महीना हो गया, फिर भी रोज दुकान के चक्कर काटता रहता है। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। नौकरी? अरे तुम्हें नहीं पता, ये मेरी ही तो दुकान में बिल बनाने का काम करता था, लेकिन 1 नंबर का आलसी निकम्मा है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राजा की तरफ देखा। राजा नजरें झुकाए खड़ा था। तो शादी झूठ बोलकर की गई थी। माँ ने कहा था बाद में सब संभाल लेंगे, और वैसे भी आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, तुम देखना रानी बनकर रहोगी तुम। अच्छा, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की से शादी कर रहे हो उसे सच जाने का हक है? रानी बनाएंगे, एक सच नहीं बोल सकते? दुकान में मौजूद लोग धीरे धीरे दोनों की बात सुनने लगे। राजा को पहली बार अपनी हरकत पर शर्म आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा बिना कुछ बोले दुकान से बाहर निकल गई। घर पहुंचने के बाद पूरे घर में सन्नाटा था। रात का खाना भी किसी ने ढंग से नहीं खाया। काफी देर बाद नेहा खुद राजा के पास आई। देखिए, झूठ बोलकर शादी करना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अगर आप आज से मेहनत करना शुरू कर दें तो मैं सब भूलने की कोशिश करूंगी। राजा ने राहत की सांस ली। मतलब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? नहीं, लेकिन एक शर्त है। बोलो ना। कल से कोई भी काम शुरू कर दीजिए। नौकरी मिले तो नौकरी कीजिए, नहीं मिले तो पापा की दुकान पर हाथ बटा दीजिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, मेरी खुशी के लिए वो तैयार हो गए। कहते हैं काम सिखाएंगे और तनख्वाह भी देंगे। राजा के चेहरे पर फिर वही पुराना घमंड लौट आया। मैं तुम्हारे बाप की दुकान पर नौकर बनूं और वो मालिक बनकर मुझ पर हुक्म चलाए? नौकर नहीं, काम करने की बात कर रही हूँ। मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, राज, समझी? एक दिन मेरी इतनी बड़ी कंपनी होगी कि तुम्हारे बाप को अपने यहाँ नौकरी पर रख लूंगा, और हाँ, डबल सैलरी पर। बस काम मेरी पसंद का करना होगा। अभी तो आपकी अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं है, तब भी इतना घमंड? वो इसलिए क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। बस एक बार मेरा टाइम आ जाए फिर देखना। मौका मेहनत करने वालों को मिलता है, इंतजार करने वालों को नहीं। तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? मुझे आपकी काबिलियत पर नहीं, आपकी आदतों पर भरोसा हो गया है। इसके बाद राजा हर दिन नए नए सपने सुनाता रहता और नेहा हर दिन उसे कोई ना कोई काम करने के लिए समझाती रहती, लेकिन राजा हर सलाह का मजाक उड़ा देता। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप काम शुरू करेंगे या नहीं? जिस दिन काम करूंगा उस दिन करोड़ों का करूंगा। 1000-2000 की नौकरी मेरे बस की नहीं है। नेहा ने गहरी सांस ली। फिर शायद इस घर में मेरा रहना भी मेरे बस की बात नहीं है। नेहा कमरे में गई, अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। माँ उसे रोकती रह गई, लेकिन इस बार नेहा का फैसला टूटने वाला नहीं था। अब पहली बार राजा के सपनों और हकीकत के बीच की दूरी उसे साफ दिखाई देने वाली थी। नेहा के जाने के बाद भी राजा को यकीन था कि वो 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। उसने पहले की तरह दोस्तों के साथ बैठना नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार मोहल्ले वालों की बातें उसे चुभने लगी। अरे राजा, सुना है बहू घर छोड़कर चली गई? झूठ के घर की यही तो उम्र होती है। पहली बार राजा बिना जवाब दिए वहां से उठ गया। उधर माँ समझ चुकी थी कि अगर अब भी बेटे को झटका नहीं मिला तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह माँ ने उदास चेहरा बनाकर कहा, राजा, अभी तेरे ससुर का फोन आया था। क्या कह रहे थे? नेहा के लिए दूसरा रिश्ता देख रहे हैं। कह रहे थे अब बेटी की जिंदगी किसी बेरोजगार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस बार नेहा सचमुच उससे दूर हो गई है या दूर हो सकती है। राजा बिना कुछ बोले घर से निकल गया। उसी दिन उसने बाजार में मजदूरों के साथ सामान उतरने का काम किया। सेठ ने जब उसे मजदूरी करते देखा तो उसने राजा को वापस दुकान पर बुला लिया। आपने नौकरी देकर एहसान किया है, मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। माँ चुपचाप उसे देखती और भगवान का धन्यवाद करती। करीब 2 महीने बाद राजा के हाथ में पहली तनख्वाह थी। वो मिठाई लेकर घर पहुंचा। माँ, आज पहली बार अपनी कमाई से कुछ लाया हूँ। माँ की आंखें भर आई। आज सच में मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया। अब मैं नेहा को वापस ले आऊंगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले एक सच जान ले, नेहा के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं आ रहा था। मैंने तुझसे झूठ बोला था। राजा हैरानी से माँ को देखने लगा। जिस झूठ ने तेरी शादी कराई, उसी झूठ ने तुझे इंसान बना दिया।
अगर मैं वो बात नहीं कहती तो तू आज भी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा होता बेटा। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ में आया कि सपने देखने में बुराई नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो उसी शाम नेहा के मायके पहुंचा। इस बार तुम्हें लेने नहीं आया हूं, बस इतना बताने आया हूं कि अब मैं सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता हूं। अगर कभी लगे कि मैं भरोसे के लायक बन गया हूं तो लौट आना, बस थोड़ा वक्त दे दो, उससे पहले किसी और का हाथ मत थामना। नेहा ने उसके हाथों पर पड़े मेहनत के छाले देखे, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे इसी राजा का तो इंतजार था। उस दिन राजा की किस्मत नहीं बदली थी, उस दिन राजा खुद बदल गया था। और इंसान जब खुद बदल जाए तो किस्मत को भी बदलने में देर नहीं लगती।